खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनावी पर्यवेक्षक आर्यदर शर्मा ने तिलक भवन विकास नगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री, नव भारत कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय किशोर, कांग्रेसी नेता बलजीत सिंह और पीसीसी सदस्य संजय जैन और नगर पालिका विकास नगर के चेयरमैन धीरज बॉबी नटियाल समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद थे। इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक आर्येंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि कांग्रेस पार्टी 14 तारीख को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। इस रैली का उद्देश्य वोट चोर छोड़कर जो है संदेश के साथ चुनावी माहौल को गरमाना है। बहुत बड़ी संख्या में पूरी जो चारों स्तंभ होते हैं वो सारे कब्जे में कर रखे हैं। कहीं जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, किसी कार्यकर्ता की आवाज़ कहाँ जाएंगे। अब नहीं कहना चाहिए। जो स्तंभ होते हैं चारों स्तंभ, जिस स्तंभ पर न्याय का भरोसा है वो स्तंभ पर आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो कैसे भ्रष्टाचार बाहर आएगा। आप कांग्रेस की सरकार लाइए तो बताइए। हम जितने हमने अभी आपसे कहा है कि जितने निर्माण कार्य हैं उनमें भी जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करेंगे। जिस तरीके से जमीनों का अवैध खनन के ऊपर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं। नशे के कारोबार, पेडलर्स जिस तरीके से यहाँ पर है जगह जगह, उन पर शासन प्रशासन के साथ जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनका मनोबल, उनके लिए सरकार कोई ध्यान नहीं पड़ाएगी। उसके लिए भी हमने आह्वान किया है। प्रेस भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार एक अंग है, उसके लिए भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। जिस तरीके से प्रभात जी नशे के खिलाफ एक अभियान चले हुए हैं, तो समाज के साथ साथ प्रेस को भी उनको अधिक सहयोग करना चाहिए। और उन कोटद्वार शहर में ट्रैफिक दबाव, अतिक्रमण, पार्किंग, पेयजल, सीवर और अन्य स्थानीय मुद्दों के समाधान के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्षता रीतू खंडूरी की अध्यक्षता में भूमि संरक्षण कार्यालय कोटद्वार में समस्या समाधान केंद्रित जन सुनवाई बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक में सहयोग, समन्वय और व्यवहारिक समाधान पर फोकस रहा। तो वहीं इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि शहर की समस्याओं का प्रभावी समाधान तभी संभव है जब विभाग जिम्मेदारी के साथ आपसी समन्वय बढ़ाए और कार्यों में गति लाए। देखिए, आपको बताना चाहूँगी कि हमने डीएम मैडम और एसएसपी साहब को बुलाया, साथ ही साथ सारे विभाग के लोगों जो अफसर हैं उनको बुलाया, व्यापारियों को यहाँ पर बुलाया गया था। साथ ही साथ वार्ड मेंबर्स हमारे पहुँचे थे। जो भी समस्या है, व्यापारियों की समस्या इशूज थे, चाहे आरटीओ को लेकर थे, चाहे जीएसटी को लेकर थे, उनकी बातचीत यहाँ पर होंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि निवारण हो। फिर सब्जी मंडी की कुछ इश्यूज थे, ठेले वालों के इश्यूज थे, पानी का कुछ इशू था, एडीबी का बहुत सीरियस इशू, बहुत अच्छा यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। और मुझे विश्वास है कि जो गति हम चाह रहे हैं कि चीज़ों में हो, वो गति इस बैठक के बाद चीज़ों को मिलेगी। आज जैसे हम लोग और अध्यक्ष मैडम और हमारे मेयर साहब, एसएसपी साहब, सभी लोग और काफ़ी अधिकारी, हमारे जो सम्मानित पार्षदगण थे, व्यापारी संगठन के लोग थे, तो काफ़ी लोगों की उनके जो भी सुझाव थे, समस्याएं थी, जो उनके सजेशंस थे, उनको काफ़ी कंस्ट्रक्टिव उस पर डिस्कशन हुआ कि किस प्रकार से हम कोटद्वार को और इस पूरे एरिया को और बेहतर बना सकते हैं। क्या समस्याएं जो जनता से जुड़ी हैं उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। इन सब चीज़ों पे एक अच्छा डिस्कशन हुआ और संबंधित अधिकारियों को वहाँ पे भी निर्देश दिए गए और आगे भी हम लोग इसको फॉलो अप भी करेंगे। जिस भी विभाग से जो है वो उस पर अवश्य सकारात्मक कार्रवाई करता रहेगा। देहरादून रेलवे स्टेशन पर 7 और 8 दिसंबर को बंद रहेगा। आपको बता दें कि इन 2 दिनों में स्टेशन पर लोको शेड के इंटरलॉकिंग कार्य के साथ साथ करीब 20 रेलवे ब्रिज की मरम्मत भी की जाएगी और इस दौरान ना तो कोई ट्रेन देहरादून से रवाना होगी और ना ही कोई ट्रेन यहां आएगी। हालांकि हरिद्वार, लक्सर, नाजियाबाद और सहारनपुर से ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा।
देहरादून में वकील अपने चैम्बरों की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। वहीं पछुआ दून बार एसोसिएशन ने भी देहरादून के वकीलों के समर्थन में 2 दिवसीय हड़ताल की। अगर वकीलों की मांग को नहीं माना गया तो वह दोबारा से हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि भूख हड़ताल भी कर सकते हैं वो। पूरे प्रदेश के वकील भी तैयार हैं। वहीं देहरादून के वकीलों के समर्थन में चैम्बर की मांग सरकार से कर रहे हैं। आज उनके द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय विकास नगर में प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन सरकार को प्रेषित किया गया। आपको बता दें कि वहीं इस हड़ताल में बार एसोसिएशन के सचिव नितिन वर्मा, एडवोकेट संजय गुप्ता शामिल हुए। बार एसोसिएशन ने देहरादून बार एसोसिएशन को कल सहयोग और समर्थन दिया। हम लोगों ने 2 दिन की विकास नगर के अंदर हड़ताल रखी। अधिवक्ता समाज ने कोई कार्य नहीं किया। हम लोग सरकार से इस बात की डिमांड करते हैं, देहरादून अधिवक्ताओं को बैठने के लिए उन्हें चैम्बर का निर्माण करके दिया जाए और जो 5 बीघे में जमीन मिली हुई है उसके अलावा हमारे पास वहां पे 5000 वकील हैं, हमें 5 बीघा जमीन और मिलनी चाहिए, जहां पर हमारे अधिवक्ताओं के जो 50 साल से वहां पर बैठे हुए हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को अगर चैम्बर टूटते हैं तो उनके बदले उन्हें दोबारा चैम्बर बना के दिए जाने चाहिए। मैं नितिन कुमार वर्मा, बार एसोसिएशन विकास नगर सचिव हूँ। हमारा जो मांग है राज्य सरकार से और उत्तराखंड शासन से कि अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए धन स्वीकृत किया जाए। अधिवक्ताओं को न्याय विभाग को जमीन आवंटित की गई है राज्य सरकार द्वारा, उसमें हमें पर्याप्त जगह दी जाए और ऐसी स्थिति में कि जब अधिवक्ता वहां पर विधि व्यवसाय करेगा तो उसे पर्याप्त जगह ना होगी तो वो किसी भी तरह से विधि व्यवसाय नहीं कर पाएगा। मंगलवार देर शाम ग्राम जस्सागांजा में 38 वर्षीय राम सिंह ने पत्नी से विवाद के बाद घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर लिया। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले राम सिंह का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी जो है मायके चली गई। परिजनों का कहना है कि राम सिंह ने पत्नी को फोन किया लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। इससे परेशान होकर राम सिंह ने पत्नी की जो है सलवार से फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मेरा नाम ध्यान सिंह नेगी। ध्यान सिंह नेगी? हाँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं चैनपुरी। आपके भाई ने सुसाइड किया, क्या है? घर में कलेश की वजह से। किससे हुआ था कलेश? घर वाले से और बाल बच्चों से। क्या नाम था भाई का? भाई का राम सिंह नेगी। कहाँ रहते थे? ये जस्सागांजा। क्या करा इन्होंने? ये पंखे पे सलवार से फंदा लगा के आत्महत्या। विकास नगर में देर शाम 3 लोगों की जिंदगी यमुना नदी की तेज धारा के बीच फंस गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद इन तीनों लोगों की जान बचाई। दरअसल कट्टा पत्थर क्षेत्र में ये तीनों लोग ट्रैक्टर सहित यमुना नदी में गए थे, तभी अचानक पानी की तेज धारा के बीच फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम नदी के बीच फंसे तीनों लोगों तक पहुंची और लोगों को सकुशल बाहर निकाला। दिवंगत फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों का हरिद्वार में गंगा में विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। अस्थि विसर्जन के लिए उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के बुधवार सुबह हरिद्वार पहुंचे, जहां पूरे कार्यक्रम को गोपनीय तरीके से संपन्न किया गया। सूत्रों के अनुसार अस्थियां श्रवणनाथ नगर स्थित एक निजी होटल के घाट पर सुबह के समय विसर्जित की गई। पूरे कार्यक्रम के दौरान मीडिया को इसकी कोई भी जानकारी जो है नहीं साझा की गई थी। अस्थि विसर्जन के बाद परिवार सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। पौड़ी गढ़वाल वन प्रभाग में जो है गुलदार का आतंक जारी है। देवार गांव में गुलदार ने 4 साल के बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बच्चे के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से जल्द राहत दिलाने की मांग की है।
गढ़वाल वन विभाग की विभिन्न रेंजों में गुलदार के हमले थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं मंगलवार को दिन दहाड़े कोट ब्लॉक के देवार गांव में आंगनबाड़ी से घर लौट रहे 4 साल की मासूम अनमोल पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे बच्चे के सिर पर घाव आए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, लेकिन घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई है। गढ़वाल वन प्रभाग की एसडीओ आयशा विस्ट ने कहा कि इस क्षेत्र में टीम भेजकर गश्त बढ़ाई जाएगी और ग्रामीणों को भी जागरूक किया जाएगा। बच्चे आते हैं, रोज ही आते हैं बच्चे। करीबन 12 बजे के करीब बाघ है, उसने एक छोटे बच्चे पे हमला किया। वो तो आंगनबाड़ी की मैडम रही जी, इनके कारण वो बच चुका है अभी, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ पे बाघ का खतरा रोज़ का ही है मतलब। और रोज़ बच्चे मतलब आंगनबाड़ी दूर है तो झाड़ियाँ हैं रास्तों में, रोज़ खतरा है बाघ का। तो अभी तो उनकी तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अभी बात है तो कर देंगे, बोल तो रहते हैं। और बच्चों का मतलब दूर रहे आंगनबाड़ी, तो रोज़ का ही खतरा है वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो क्या मांग कि गुलदार को पकड़ने के लिए कुछ मतलब पिंजरा वगैरह लगाया जाए और बच्चों के लिए भी थोड़ा उधर सेफ्टी के देखते हुए कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाए। देवर है, कोट ब्लॉक का में आता है। ये आज हमारा बच्चा आंगनबाड़ी स्कूल से रोज 4-5 बच्चे आ रहे थे, मैडम इनके साथ थी, इनकी माँ भी इनके साथ थी। बच्चा थोड़ा सा आगे गया, बाघ ने ऊपर से इसमें झपट मार दिया। आज ये 12:30 बजे दिन की घटना है। इससे पहले नहीं हुआ, 2 साल पहले हुआ था तो पिंजरा लगाया गया था वन विभाग द्वारा, उसमें फिर बाघ को पिंजरे में कैद करके भागे थे। बच्चा 4 साल का। वन विभाग की टीम में आ रखी थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया मैं ट्रीटमेंट हो गया बच्चे का। मेरा नाम प्रेम सिंह क्षेत्र पंचायत। वन विभाग का कितना बड़ा फेलियर है कि आए दिन दहाड़े बच्चों को स्कूल से लाते हुए ये गुलदार हमला कर दे रहा है और वन विभाग बिल्कुल सोया हुआ है। 15 दिन की परमिशन, वो गडोली में जो ढंडरी में जो केस हुआ है उसको 15 दिन की परमिशन मिली है और वो 15 दिन इन लोगों ने ऐसे ही बिता दिए। तो आसपास क्षेत्र आप देखिए ना, मुश्किल से 20 किलोमीटर का ये एरिया है जहाँ ये अटैक हो रहे हैं। तो क्या पता वही गुलदार कर रहा है या कोई दूसरा गुलदार कर रहा है। फॉरेस्ट को इसकी कोई जानकारी नहीं है। डीएफओ साहब को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उनका लग रहा, ना उठा रहे हैं वो। मतलब इस तरीके से इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे कर दिया, जानवरों के हवाले कर दिया है मनुष्य को। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने चिपको आंदोलन की प्रेरणा गौरा देवी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। उन्होंने उच्च सदन में चिपका डालथू पर नाकंटन दया और पहाड़ों की बातें बता दें कि इस दौरान जो है सांसद ने संपत्ति अब ना जो है लूटन दयाव सुनाकर उनके पर्यावरण संरक्षण के लिए अतुलनीय योगदान को याद किया। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में केंद्र सरकार से देवभूमि की मातृशक्ति द्वारा जंगलों को बचाने का ऐतिहासिक मुहिम को देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत करने की मांग की है। महोदय, सब्जेक्ट है चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी को मरणोपरांत भारत रत्न देने के संदर्भ में। सभापति महोदय, गौरा देवी जी उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली की जोशवट विकास खंड के रैणी गांव की भोटिया जनजाति की ग्रामीण महिला थी, जिन्होंने अपने जीवन काल में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर और पेड़ों की कटाई के खिलाफ मातृशक्ति के द्वारा वृक्षों के आलिंगन से जुड़ा हुआ आंदोलन था। आज आंदोलन के 51 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। पर्यावरण बचाने के लिए यह चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को इस सीमांत क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। आपके लिए जलपान रखा है नोटाल जी ने, और नोटाल जी का दिखा देना। देहरादून पुलिस ने देर रात चलाया चेकिंग अभियान। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर यात्रियों और वाहनों की सघन चेकिंग की गई। पुलिस डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम की संयुक्त टीमें रही सक्रिय। वहीं एसएसपी देहरादून के निर्देश पर शहर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई। पुलिस ने पार्किंग एरिया और अंधेरे स्थानों में भी विशेष निगरानी रखी।
घरों की छतों से विद्युत लाइन को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर ग्राम दिहोरी के ग्रामीणों ने उत्तराखंड दलित वाल्मीकि समाज सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि के नेतृत्व में मंगलवार को एसडीएम डॉक्टर अमृत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि मकानों के ठीक ऊपर से विद्युत लाइन होते हुए गुजर रही है, जिसकी दूरी मकान की छतों से मात्र 2 से 3 फीट है। विद्युत लाइन से इतनी नीचे होने के कारण जो है पूर्व में कई बार हादसे भी हो चुके हैं। करंट लगने के कारण पूर्व में गाय तक की मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दें कि साथ ही कई बार बच्चों को भी करंट लग चुका है। वहीं घरों में छोटे बच्चे हैं जो कि आए दिन जो है हमारी गैर मौजूदगी में मकानों की छतों पर चले जाते हैं और इस प्रकार एक जो है का डर बना रहता है, कभी भी कोई बड़ी घटनाएं हो सकती है। नमूना दोहरी के लोग हैं ये, और खेता सिंह कॉलोनी में सबका निवास स्थान है। इनके घरों के ऊपर से 11,000 की लाइन गुजर रही है, जो काफ़ी समय से ये लोग लिख के प्रशासन को दे चुके हैं। आज ये आए हैं और मैं 2-4 दिन पहले इनके एरिया में गया था। मैंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने कहा मुझसे कि भाई ये आए दिन यहाँ पे बच्चों को काफ़ी करंट लग चुका है और आकस्मिक मौतें भी वहाँ पर हो चुकी हैं और ये लाइन हटवाई जाए। तो मैं आया हूँ एसडीएम महोदय के पास। एसडीएम यहाँ पर नहीं है तो उनके पेशकार को हमने ज्ञापन दिया है और ये लाइन जो हटनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सारे ही आप देख रहे हो सारे सब ग्रामवासी हैं, सब ग्रामीण से आए हुए लोग हैं और है ना, कई बार आग भी लग चुकी है करंट लगने से, समझे नहीं। तो इसीलिए अगर ये सब चीज़ नहीं होती है तो फिर इन ग्रामीणों के साथ उपवास भी रखेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हमारी मांगे घरों पर से कोतवाली क्षेत्र के हल्दू चौड़ में मंगलवार रात व्यापारी दंपति की मौत से इलाके में शोक फैल गया। स्थानीय व्यापारी रमेश दुमका और उनकी पत्नी कमला दुमका अपने घर की पहली मंजिल पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। सुबह परिजनों ने कमरे खोला तो देखा कि दोनों अलग अलग कमरों में पंखों से लटके मिले। प्रारंभिक जांच के अनुसार रमेश दुमका कुछ समय से व्यापारिक नुकसान और आर्थिक तनाव से परेशान थे, जिसके कारण मानसिक दबाव बढ़ा हुआ था। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। शोक की लहर है ये। एक बार बताइए, 2 लोगों का जाना इस तरीके से, सब लोग दहशत में हैं और कोई हम कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा हुआ तो क्या हुआ। ये बड़ा दुखद विषय है कि उनका इस तरीके से चले जाना। तो बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबके लिए बहुत ही दुखद घटना है। और मैंने पुलिस को कहा है कि जो भी घटना के पीछे कारण हो उनकी जांच की जाए, उनकी जो है जानकारी ली जाए। फॉरेंसिक टीम ने भी आके यहाँ पर अपनी छानबीन की है, तो निश्चित रूप से सच्चाई सामने आएगी। और बहुत ही मुझे भरे मन से कहना पड़ रहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में संपत्ति विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसके चलते अमन बत्रा और नमन बत्रा के नाम के 2 भाइयों ने मिलकर अपने तीसरे भाई विपुल बत्रा और उनकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। आपको बता दें कि इस मारपीट में विपुल बत्रा और उनकी पत्नी घायल हो गई। तो वहीं एक पड़ोसी ने अपनी छत से इस मारपीट का वीडियो जो है बना लिया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।